हम्म। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मदर्स लाइव। मदर्स लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं विवेक तिवारी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कल हमने स्टार्ट किया था, हमारा चैप्टर था इकोलॉजी का, वो हमने कल स्टार्ट कर दिया था। लास्ट में हम आपने को जो पढ़ा के गए थे, लास्ट में जो हमारा टॉपिक था वो था कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के घटक। तो इसमें हमने कुछ से एक दो बातें हमने बताई थी कि कंपोनेंट्स दो टाइप के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। एक तो जैविक घटक होते हैं, एक अजैविक घटक होते हैं। एक बायोटिक होते हैं, दूसरे अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन आपसे हम करेंगे। तो कल हालांकि हमने कुछ इसमें लिखवाया था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, तो हम दोबारा से इसको एक बार हम बात कर लेते हैं। घटक दो टाइप के होते हैं, जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो जैविक घटक हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो जीवित अवस्था में है, और एक इसमें मौजूद है अबायोटिक। अबायोटिक, एक बायोटिक और दूसरे अबायोटिक। इसे आप अजैविक घटक भी कह सकते हो। ये आपको पढ़ाया गया था कि जो जैविक घटक होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। पहला इसमें हमने आपको पढ़ाया था कि प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक, और उत्पादक केवल और केवल कौन होते हैं? प्लांट्स। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो प्लांट्स, इसमें हमने उनको कंसिडर किया है। प्लांट्स को हमने उत्पादक बोला है, प्रोड्यूसर कहा है। दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। एक्चुअल में अगर हम यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करते हैं तो प्रोड्यूसर होते हैं वे बायोटिक कंपोनेंट्स जो अबायोटिक कंपोनेंट से एनर्जी बनाते हैं। मैं जो हूँ, एक जो ह्यूमन है, हम जो मानव हैं, मनुष्य जो हैं, या बहुत से जानवर हैं, तकरीबन सभी जानवर हैं, ये खाना सीधा नहीं प्राप्त कर सकते। ये हमारे अजैविक घटकों से, अबायोटिक कंपोनेंट से एनर्जी ग्रहण नहीं कर सकते, खाना प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें आपसे कहूं कि आप जो खेत होते हैं, खेत में जो मिट्टी है, क्या मिट्टी खाते हैं? खेत में जो उत्पादन होने वाला जो अनाज है वो खाते हैं। तो आप सीधी सी बात करोगे, सर हम जो उत्पादन होता है, गेहूं, जौ, चना, चावल, अन्न, सब्जी, फल, फ्रूट, जो भी कुछ बनते हैं, हम वो खाते हैं, हम उनका उत्पादन करते हैं, तो हम खाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम वो खाते हैं, हम उनका उत्पादन कर रहे हैं, तो मैं सीधा मिट्टी नहीं खा सकता, मैं सीधा सूर्य की धूप नहीं खा सकता कि मैंने धूप खा के आ गया और ऊर्जा प्राप्त कर ली। नहीं, मुझे प्राप्त नहीं होगा। मैं सीधा नाइट्रोजन गैस ग्रहण नहीं कर सकता हूँ जिससे कि मुझे ऊर्जा मिले। ठीक है ना? ये चाहे मेरी बॉडी में जाती हूँ, लेकिन जाने से ही ऊर्जा नहीं मिलेगी, जाने से कोई फर्क मेरी बॉडी पर नहीं पड़ेगा। मुझे एक क्रम से, एक सीक्वेंस ही चलना पड़ेगा। अगर सीक्वेंस से चलोगे तो हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अगर सीक्वेंस बिगड़ा, नेचर का सीक्वेंस बदला है, प्रकृति का सीक्वेंस जो बदला है, हालांकि हमने बदला है, प्रकृति के सीक्वेंस को इंसानों ने बढ़िया अच्छे ढंग से बदल दिया है, और इसके जो साइड इफेक्ट है वो अब भुगत रहे हैं। जंगलों में आग लग रही है, सर्दी पड़ रही है तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है जो बर्दाश्त नहीं हो रही है, गर्मी पड़ रही तो कड़ाके की ही गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है जो बर्दाश्त नहीं हो रही है, बरसात हो रही तो बाढ़ आई जा रही है, रुकी नहीं रही है बारिश। ठीक है ना? तूफान आ रहे, चक्रवात आ रहे। हमने जिस टेक्नोलॉजी के नाम पर, जिस तकनीक के नाम पर, जिस विज्ञान के नाम पर हमने जो प्रगति की है, वो प्रगति 10% है, विनाश 90% है। जैसे मैं कहूँ कि आपने किसी भी दो गांवों को जोड़ने के लिए एक पुल बांध दिया है, बहुत अच्छी बात है। या किसी भी जंगल से कोई ट्रेन को गुजारने के लिए वहां पे आपने पटरियां डाल दी हैं, रोड डाल दिए हैं, रोडों के ऊपर ब्रिज डाल दिए, अच्छी बात है, सहूलियत मिली है मुझे, बहुत बढ़िया बात है। पर सहूलियत 10% है ये। अगर मैं उस रास्ते से अगर नहीं जाऊं, मैं कहीं घूम के जाऊं, हो सकता है उसमें मुझे 200 किलोमीटर ज्यादा लग जाए, 150 किलोमीटर ज्यादा लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरा जीवन के अंदर अगर मैं 4-5 घंटे अगर उस रास्ते में मैं कभी गया और मैं 4-5 घंटे अगर एक्स्ट्रा लग गया मेरे जीवन का, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा बड़ा कुछ नहीं खोया है। लेकिन उस एरिया में जहां मैंने रोड डाली है, जहां मैंने रेलवे लाइन डाली है, जहां पे ब्रिज बने हैं,
वहां पर जो वन संपदा खत्म की है, फॉरेस्ट जो खत्म किए गए हैं, फॉरेस्ट खत्म होने से वहां पे जो जानवर रहते थे, उस इकोलॉजी में, उस इकोसिस्टम में जो प्लांट्स थे, जानवर थे, वो खत्म हो गए। वहां पे अब नहीं रहते, वो भाग गए, मर गए। प्लांट्स खत्म हो गए, वन संपदा कम हो चुकी है, फॉरेस्ट का एरिया घट गया है। तो मतलब कितनी ज्यादा हमने तकनीकी के नाम पे हम विनाश कर रहे हैं। हम कह देते कि हमने तकनीकी, हमने टेक्नोलॉजी, हमने डेवलपमेंट किया, हमने विकास किया। अरे क्या का विकास है? विकास का सही अर्थ होता है कि ऐसा विकास जिस पर हम हमारे इस पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों का, रिसोर्सेज का ऐसे यूज करें कि नेक्स्ट जनरेशन को उसकी कमी महसूस ना हो और एनवायरमेंट पर कभी उसका कोई बैड इफेक्ट महसूस ना हो। हमारा एनवायरमेंट, हमारे क्लाइमेट चेंज ना हो। ये जो आप 60 साल फेस करो ना कि 60 साल का जीवन रह गया है, ये विकास के नाम पर रह गया है। क्योंकि जो क्लाइमेट, जिस क्लाइमेट में हम लोग 100 साल जिया करते तो वो क्लाइमेट नहीं बची है, वो जलवायु नहीं बची है। तो धीरे धीरे घट के 60 साल रह गई है, और भी कम होगा, और भी कम होगा, घटते घटते और भी कम घटेगा। ठीक है ना? तो ऐसे भी हो सकता है कि एक दिन इस पृथ्वी पर मानव प्रजाति खत्म हो जाए। मानव प्रजाति जो विकास के नाम पे आगे बढ़ रही है, हो सकता है कि यही विकास उसके विनाश का कारण भी बनेगा। लिखवा के ले लीजिएगा आप, 100% होगा। विकास भी कहां तक कर पाओगे आप? हर चीज की लिमिट होती है, तो विकास की भी लिमिट है। विकास भी एक लिमिट तक जाएगा, उसके बाद ये भी नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उत्थान के बाद पतन होगा, और पतन इसलिए होगा क्योंकि हमने जो विकास के मापदंड निर्धारित किए हैं वो प्रकृति के अनुकूल नहीं है, वो नेचर के अगेंस्ट हैं। और नेचर हर चीज को बर्दाश्त करती है, पर कब तक? बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, लिमिट होती है। एक दिन यही लिमिट क्रॉस होगी। ठीक है ना? चलो हम जानवरों के घर में तो घुस सकते हैं, पर क्या हम प्रकृति के घर में घुस सकते हैं क्या? प्रकृति तो हमसे बलवान है, वो तो हमें खत्म करेगी, नष्ट कर देगी। हालांकि वो बात अलग है। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि हमारे इस अजैविक घटकों से, हमारे जो अजैविक घटक हैं, इनके क्या क्या नाम है, सब आएंगे। इनसे एनर्जी बनाने का काम सिर्फ प्लांट्स का है, सिर्फ पादपों का, और किसी का नहीं है। तो प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स हैं। वो एनर्जी बना रहे हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, वो उत्पादक है। उपभोक्ता जो होते हैं ये कुल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। उपभोक्ता जो होते हैं वो प्रोड्यूसर से, उत्पादकों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, खाना ग्रहण करते हैं। जिसमें आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं वो हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को हम कहते हैं शाकाहारी, शाकाहारी जीव है, प्राइमरी है। दूसरे जो जीव हैं वो हैं सेकेंडरी, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी। जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर से अपना ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इसमें आते हैं कार्निवोरस, इसमें आते हैं मांसाहारी, और थर्ड नंबर पे जो आते हैं वो हैं टर्सरी। टर्सरी, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ताओं में आते हैं ओमनीवोरस, सर्वाहारी। और इंसान इसी कैटेगरी में काउंट किया गया है। इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो सर्वाहारी में ही आते हैं, ओमनीवोरस में ही काउंट किए जाते हैं। तीसरा जो पार्ट है इसका वो है डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स कल भी लिखवाया था ये जाते समय। डिकम्पोजर्स जो होते हैं अपघटक, जिन्हें हम अपमार्जक भी कहते हैं। अपघटक को हम अपमार्जक भी कहते हैं, अपमार्जक। और इस अपमार्जक में जो काउंट किए जाते हैं, इस डिकम्पोजर्स में जो आते हैं वो उसमें आता है, जैसे कि एक है बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया के अलावा इसमें फंगस है, कवक है। कवक और जीवाणु जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स में अपघटकों में शामिल किए जाते हैं। ये डिकम्पोजर्स में आते हैं, अपघटकों में ये काउंट किए जाते हैं। डिकम्पोजर्स में आते हैं, ये अपघटकों में शामिल किए गए। ये अजैविक घटक हैं। दूसरा है अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। अजैविक घटकों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि अजैविक घटक क्या होते हैं।
तो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स या जो अजैविक घटक हैं, ये कौन कौन है, इसमें कौन कौन शामिल किए गए हैं, तो पहले एक बार उस पर और चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एबायोटिक कंपोनेंट जो है, अजैविक घटक जो होते हैं, वो भी 3 टाइप के हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, अजैविक घटक, ये भी मेनली जो हैं वो 3 टाइप के हैं, 3 प्रकार के हैं। इसमें पहले जो आते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक, कार्बनिक। दूसरा जो इसमें है वो है इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। और इसमें जो तीसरे हैं वो है डीकम्पोजर्स, सॉरी फिजिकल, भौतिक। अजैविक घटक वो होते हैं जिनकी संख्या, जिनकी वैल्यू, जिनकी क्वांटिटी, जिनके नंबर्स कांस्टेंट हैं, फिक्स हैं, ना बढ़ रहे ना घट रहे हैं, जितने उतने ही हैं। हम उनको यूज कर रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं, बस इतना ही हो रहा है। ज्यादा यूज करोगे तो इनकी संख्या ज्यादा खर्च होगी, ज्यादा अगर नहीं लौटा पाया वापस तो इनकी संख्या में कमी आना स्टार्ट हो जाएगी और इससे दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, इससे हमारा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो उतना ही यूज किया जाए जितनी आवश्यकता है, दोहन ना किया जाए, धुंध दोहन ना किया जाए, कंज्यूम करें, वेस्ट ना करें, ठीक है ना। कंज्यूम मतलब उपभोग, उपभोग मतलब जितनी आवश्यकता है उतना कंज्यूम किया है, वेस्ट मतलब आवश्यकता से ज्यादा यूज कर लिया है, वेस्ट है, बेकार है, कर लो यूज, क्या जा रहा है हमारा, कर लो, ठीक है ना। आगे आपके जो बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ तो बना है। आपके लिए सीमित रिसोर्स बने हैं, मेरे लिए भी सीमित रिसोर्स बने हैं, रिसोर्स आप ज्यादा एक्स्ट्रा यूज कर लो। तो ऐसे कहते हैं ना कि भाई हमारे जो कर्म है वो हमारी पीढ़ी को भुगतने पड़ते हैं, भुगतने पड़ेंगे भाई। हमारे जो आज के कर्म हैं वो हमारे कल हमारे सामने आएंगे। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक घटक 3 टाइप के होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जैसे आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है, क्या ये रेस्पिरेशन करती है, श्वसन करती है, सांस लेती है प्रोटीन? क्या प्रोटीन रिप्रोडक्शन कर रही है? क्या उत्सर्जन कर रही है? क्या अपनी संख्या में वृद्धि कर रही है? क्या लंबाई बढ़ रही है प्रोटीन की? भाई प्रोटीन तो प्रोटीन है, ठीक है ना। किसी भी सब्जी, फल, फ्रूट्स इसमें मौजूद होता है, वो वहां से हमें प्राप्त होता है, हम खा लेते हैं, बात खत्म, इतना सा हुआ है प्रोटीन। दूसरा जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वो है फैट, जैसे है यूरिया। ये सारे के सारे जो भी मैंने 4 नाम लिखे हैं ये ऑर्गेनिक अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये कार्बनिक अजैविक घटक हैं। इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक अबायोटिक कंपोनेंट्स, अकार्बनिक अजैविक घटक। इनऑर्गेनिक अबायोटिक कंपोनेंट्स अगर आप इनके बारे में बात करेंगे तो ये भी आपके कितने टाइप के हैं, ये भी हमारे 3 टाइप के, ये कई सारे टाइप के। मतलब जैसे कि आप खाना खा रहे हो तो उसमें आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है, और भी बहुत सारी जितने भी एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स वगैरह, उनके अलावा जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब इनऑर्गेनिक में आते हैं। और भी हो सकते हैं आपकी बॉडी में, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, CaCO3 है, ये आपकी हड्डियों में जाता है, फास्फोरस है जो आपकी हड्डियों में जाता है, दांतों में जाता है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके इनऑर्गेनिक अबायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूडेड हैं, शामिल किए गए हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनका रंग रूप आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारे आसपास हमें मिल रहा है, जिसको हम बना रहे हैं, देख पा रहे हैं, एक निश्चित मात्रा में हम उसे ग्रहण कर रहे हैं, निश्चित मात्रा में हम उसको दे पा रहे हैं, जिनकी कोई मात्रक है, जिनकी वैल्यू को हम माप सकते हैं, जिनका हम आकार बना सकते हैं, जिनको हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि पानी है, H2, मिट्टी है, सॉइल है, हवा है, एयर है, हीट है, ऊष्मा है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है, पानी है, मिट्टी है, हवा है, ऊष्मा है, बिजली है, सूर्य है,
चंद्रमा है आदि, ये जितने भी आपको कंपोनेंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये सब के सब आपके फिजिकल कंपोनेंट्स में शामिल किए जाते हैं। ये सब के सब आपके भौतिक, अबायोटिक या भौतिक अजैविक घटकों में शामिल किए जाते हैं। ये कुछ आपके फिजिकल और अजैविक इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो दो टाइप के आपके कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। पहला भौतिक, दूसरा पहला है जैविक, दूसरा है अजैविक। पहला है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। अबायोटिक के तीन पार्ट्स होते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। उपभोक्ता फिर तीन टाइप के हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राइमरी में आते हैं आपके जो आपके शाकाहारी हैं, जिन्हें हम कहते हैं हर्बीवर्स। दूसरे होते हैं सेकेंडरी, उसमें आते हैं आपके कार्निवर्स, मांसाहारी। तीसरे होते हैं टर्सरी, तृतीयक, जिसमें आते हैं आपके जो तृतीयक हैं। जो टर्सरी हैं उसमें जो आते हैं वो हैं आपके ओमनिवोरस, सर्वाहारी हैं। डिकम्पोजर्स में आपके आते हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंगस, ये सारे के सारे। एबायोटिक कंपोनेंट्स भी तीन टाइप के हैं। पहला जो टाइप है उसका नाम है ऑर्गेनिक, दूसरे का नाम है इनऑर्गेनिक, तीसरे का नाम है फिजिकल। तो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में अगर आप देखोगे उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, यूरिया वगैरह इस तरह के हैं। इनऑर्गेनिक में आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, CO2 है, ऑक्सीजन आप जो ग्रहण कर रहे हैं, नाइट्रोजन है, जो भी गैसेस बॉडी में जा रही हैं वो सब कुछ, जो भी एलिमेंट्स, जो मेटल, धातु, अधातु, जो भी कुछ बॉडी में जा रहा है वो आपके इनऑर्गेनिक अजैविक घटकों में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं फिजिकल: सूर्य, चंद्रमा, पानी, हवा, मिट्टी, ऊष्मा, बिजली। ये जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो फिजिकल कंपोनेंट्स में काउंट किए जाते हैं। इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम को, क्योंकि कल अगर हम अब देखोगे तो हमारी जो इकोलॉजी का जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था, वो स्ट्रक्चर स्टार्ट कहाँ से होता है? स्पीसीज, प्रजातियों से, पॉपुलेशन, जनसंख्या से। तीसरा जो है, अच्छा एक बात बताओ, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, इसके बारे में बताओ। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाती है? अगर आपको पॉपुलेशन स्टडी करनी है तो पॉपुलेशन स्टडी क्या कहलाती है? कल मैंने आपको बताया था जी, डेमोग्राफी कहलाती है। पॉपुलेशन जो होती है उनसे मिलकर बना होता है हमारा एक कम्युनिटी बनी होती है। कम्युनिटी से हमारा इकोसिस्टम बना होता है। इकोसिस्टम से हमारा, अगर आप देखोगे तो इकोसिस्टम से हमारा बायोम, और बायोम से हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बारे में, बायोम के बारे में हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर लिया था। कंपोनेंट्स अब हमने बता दिए हैं। बायोम जो होता है, बायोम किससे मिलकर बना होता है? बायोम में क्या पाई जाती है? इकोसिस्टम पाई जाती है। तो हम बेसिकली इकोसिस्टम के बारे में ही आपसे चर्चा करने वाले हैं। इकोसिस्टम, परितंत्र के बारे में आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इकोसिस्टम होता है, जो परितंत्र होता है, ये क्या है? तो देखो, अभी दो तरह के कंपोनेंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं। एक तो होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक। एक तो होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक। तो जो हम लोग हैं, जैसे मैं हूं, आप हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे जो हैं, वो एनर्जी के दम पर ही जिंदा है। एनर्जी, जो भी हम कुछ खा रहे, पी रहे, काम कर रहे हैं, जो भी पेट भर रहे हैं, वो सिर्फ इतना कि एनर्जी मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए, जिससे कि मैं चलता रहूं, काम मेरा होता रहे। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम इनको ग्रहण करते हैं। जैसे प्लांट्स ने, प्लांट मिट्टी है, मिट्टी के अंदर आप खाद वगैरह डाल दिए हो तो मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो बढ़ता है। तो उपजाऊपन का मतलब क्या है? फर्टाइल होने का मतलब क्या है? उपजाऊपन का, फर्टाइल होने का मतलब है कि मिट्टी में वो सभी आवश्यक तत्वों की मात्रा बन चुकी है, जिनको ग्रहण करने के बाद वहां पे वो प्लांट्स जो हम पैदा करना चाहते हैं वो बड़ा हो जाएगा, वो उनसे एनर्जी ग्रहण कर लेगा और वो अपनी वृद्धि कर लेगा। तो जो अजैविक घटक हैं, पानी, मिट्टी, हवा, सूर्य, चंद्रमा, जो भी हैं मिट्टी के अंदर हैं, कैल्शियम, आयरन, नाइट्रोजन, जो भी कुछ मौजूद है, उनसे
जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। पेड़ पौधों से फिर शाकाहारी जो जानवर होते हैं हर्बीवोरस वो एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। शाकाहारियों से फिर मांसाहारी जो कार्निवोरस होते हैं वो एनर्जी ग्रहण कर लेते हैं। मांसाहारियों से फिर जो सर्वाहारी होते हैं ऑमनिवोरस वो एनर्जी ग्रहण कर लेते हैं। इन सबके जो अवशिष्ट होते हैं वेस्टेज होते हैं उनको डिकम्पोजर्स ग्रहण कर लेते हैं और वो इन अवशिष्टों को इस लायक बना देते हैं कि वो वापस से मिट्टी पानी हवा में मिलकर वापस से उनके अंदर चले जाते हैं। तो जो हमने ग्रहण किया वो हमने त्याग दिया, जो हमने ग्रहण किया वो हमने त्याग दिया। अब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हम अजैविक घटकों पर डिपेंडेंट हैं और अजैविक घटकों से प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, आयरन से, मैग्नीशियम से, सूरज चंद्रमा पानी जो भी है इनसे हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो ऊर्जा कौन सी है तो आपको बताना है। इनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, तो इसलिए अजैविक से जैविक की ओर एनर्जी का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह। तो अजैविक से जैविक की तरफ, एबायोटिक से बायोटिक की तरफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह होता चला जाता है। अबायोटिक टू बायोटिक, अजैविक से जैविक की तरफ किसका फ्लो हो रहा है, एनर्जी का। अब हमें ऊर्जा मिल गई है, पर जो ऊर्जा हमें मिली है क्या वो ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी? नहीं, वो ऊर्जा वापिस से हमारी बॉडी से जाएगी, बाहर जाएगी, वही जहां से हमें प्राप्त किया ना वहीं चली जाती है। ध्यान रखना, अगर हमें मिट्टी से, पानी से, सूरज चंद्रमा यहाँ से जो ऊर्जा मिल रही है हम लौटा देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या मेरा था, मैं क्या लेके आया, क्या लेके जाऊंगा, जो था ही मिला, यही त्याग दिया, सब कुछ यहीं का है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या पा रहा हूँ क्या खो रहा हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब इसका ही है, जहां से हमें प्राप्त हो रहा है वहीं जा रहा है। तो अब अजैविक घटक जो हैं ये ऊर्जा हमको प्राप्त कर देते हैं, हमें ऊर्जा मिल गई है। और जो जैविक घटक होते हैं जब ये मल मूत्र का त्याग करते हैं, सड़े गले पत्तियां, पेड़ पौधे, जानवर, हमारी जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो वापस से इसी इकोसिस्टम में मिलकर धीरे धीरे, जैसा मूत्र का त्याग करते हैं तो इससे यूरिया अमोनिया वगैरह जाता ही है, तो यूरिया वगैरह वो मिट्टी पानी कहीं ना कहीं मिलके इकोसिस्टम में चला जाएगा। विटामिन बी सी भी निकल जाते हैं बॉडी से, ऊर्जा भी चली जाती है, ऊर्जा वापस से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह इसमें कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि जैविक से अजैविक की तरफ जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो है फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये पोषक तत्वों का प्रवाह हो रहा है, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, पोषक तत्वों का प्रवाह होता है। तो याद रखना कि किधर से किधर की तरफ किसका फ्लो हो रहा है। तो ध्यान रखना, अबायोटिक से बायोटिक की तरफ, अबायोटिक से बायोटिक की तरफ, अजैविक से जैविक की तरफ किसका फ्लो हो रहा है, एनर्जी का। और जैविक से अजैविक की तरफ किसका फ्लो हो रहा है, पोषक तत्वों का फ्लो हो रहा है। तो एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि भाई बताओ एनर्जी का फ्लो कहां से कहां होता है, तो ऑप्शन आता है अबायोटिक टू अबायोटिक, अजैविक से अजैविक, बायोटिक टू बायोटिक, जैविक से जैविक, अबायोटिक टू बायोटिक, अजैविक से जैविक, बायोटिक टू अबायोटिक, जैविक से अजैविक। तो इसका आंसर आएगा अबायोटिक टू बायोटिक, अजैविक से जैविक की तरफ ऊर्जा का फ्लो हो रहा है। और बायोटिक टू अबायोटिक, जैविक से अजैविक, किसका फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का प्रवाह होता है। और ये जो प्रवाह होता है, ये जो फ्लो हो रहा होता है, इस फ्लो को, इस प्रवाह को, जिस सिस्टम में ये फ्लो चलता रहता है, दोनों साइमल्टेनियस, दोनों एक साथ जो ये चल रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली जो ये चल रहे रहते हैं, दोनों के दोनों जो आपके फ्लो चल रहे होते हैं, एनर्जी का और न्यूट्रिएंट्स का, ये फ्लो जिस सिस्टम में चलते हैं उस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं, उस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो हमारे हर एक एरिया में चाहे हम कहीं भी रहते हो, आपके घर में भी एक इकोसिस्टम, आपके घर भी एक इकोसिस्टम अगर देखा जाए तो, आप खाना खा रहे हो, पापा मम्मी वगैरह जो भी मार्केट से सब्जी वगैरह लेके आए हैं, ठीक है, सब्जी क्या है, प्लांट से प्राप्त हुई है, प्लांट्स कहना कि किसी खेत में पैदा हुए होंगे, खेत में मिट्टी है, पानी है, हवा है, सब कुछ दिया गया होगा, वहां से आपने सब्जी प्राप्त की, फल प्राप्त किए, अनाज प्राप्त किया, आपने खाना खाया, एनर्जी मिली, फिर आपने त्यागा, वो फिर किसी ना किसी थ्रू पानी कहीं ना कहीं आस पास कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में जाके मिल जाता है, ऑटोमेटिक रिसाइकिल होता रहता है, ऑटोमेटिक रिसाइकिल होके वो हमारे पानी मिट्टी ऊर्जा सब में मिलकर वापस से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं।
तो हम देखेंगे हम सब एक इकोसिस्टम में हैं। इकोसिस्टम हम छोटे छोटे इकोसिस्टम मिला के बैठे हैं, हम सब एक छोटे छोटे इकोसिस्टम में मौजूद हैं। तो छोटे छोटे इकोसिस्टम मिलकर बायोम बना देते हैं, फिर बायोम मिलकर एक बायोस्फीयर जैव मंडल का निर्माण कर देते हैं। तो इकोसिस्टम जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ये तो इंपॉर्टेंट है कि इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम वह सिस्टम है जिसमें बायोटिक टू अबायोटिक और अबायोटिक टू बायोटिक न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का फ्लो होता रहता है, जिसमें जैविक से अजैविक पोषक तत्वों का और अजैविक से जैविक की तरफ एनर्जी का फ्लो होता रहता है, ट्रांसफर होती रहती है। इस सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, एक बार ये आप बना सकते हो, इसको आप एक बार देख सकते हैं कि क्या लिखा है। आप एक बार इसको आप सर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो हम आपसे और एक बात और बताएंगे, एक चर्चा थोड़ी सी और एक चर्चा हो जाएगी कि भाई जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी के बारे में कल हमने एक बात बताई थी। इकोलॉजी वर्ड देने वाले व्यक्ति का नाम था अर्नेस्ट हेकल, जबकि इको सिस्टम शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम है एजी टेंसले। एजी टेंसले। इकोसिस्टम वर्ड देने वाले व्यक्ति का नाम है ए जी टेंसले, ये नाम है ए जी टेंसले। तो इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम है और कई मिलियन है, लाखों हैं। इकोलॉजी
हर चीज इकोलॉजी है। मैं कहूँ कि आप इकोलॉजी हो, मैं इकोलॉजी हूँ, ये बॉडी इकोलॉजी है। इस दुनिया में हर एक चीज इकोलॉजी है, जिसका अस्तित्व है वो इकोलॉजी है। किसी न किसी पारिस्थिति स्थिति में तो है, जो जिस स्थिति में है वो इसकी पारिस्थिति है, ठीक है ना। उसके अंदर अगर देखा जाए तो उसके छोटे छोटे भाग हैं, जिसमें इकोलॉजी का सबसे छोटी इकाई हूँ, आप इकोलॉजी की सबसे छोटी इकाई हैं। हमसे मिलकर पॉपुलेशन बन जाएगी, हमसे मिलकर कम्युनिटी बन जाएगी, हमसे मिलकर इकोसिस्टम बन जाएगा। इकोसिस्टम शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? एजी टेंसले है, एजी टेंसले। इकोसिस्टम जो है, अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम कहां पर है, तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और पानी से ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। जो 21% 29% भूभाग पर, जहां तो पूरे भूभाग पे लोग रहते भी नहीं है, जानवर रहते भी नहीं है, तो भी हम संख्या में कितने कितने गुना हो गए हैं, वो तो पानी है। 71% पृथ्वी का भाग पानी से है। तो सोचो वहां पे कितने जीव रहे होंगे। तो जितने ज्यादा जीव उतना ज्यादा ट्रांसफर हो रहा होगा, एनर्जी का भी और न्यूट्रिएंट्स का भी। तो सबसे बड़ी इकोसिस्टम दुनिया में अगर कोई है, तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोसिस्टम का नाम है ओशियन। और इस दुनिया में जो सबसे छोटा इकोसिस्टम है, द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इकोसिस्टम जो है, स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इकोसिस्टम है वो है वाटर ड्रॉप, पानी की बूंद है। वाटर ड्रॉप, पानी की बूंद। तो पानी की बूंद दुनिया में याद रखने वाली बात है कि पानी की बूंद दुनिया की सबसे छोटी इकोसिस्टम है, जबकि समुद्र जो है, ओशियन, ये दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम का नाम है। तो आज डिस्कस करेंगे, कल हम इसी टाइम आपसे मिलेंगे, और कल 12 से 1 वही क्लास होगी। आज थोड़ा सा हम लेट हो गए और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। कल वही डॉट 12 से 1 हमारी क्लास होगी। इकोलॉजी में हम और आगे आपको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।